हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेस्ट होने वाला है दोस्तों, टेस्ट नंबर आपका 76 होने वाला है। इसके पहले हम लोग 75 टेस्ट आपका कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप 75 टेस्ट आप नहीं देखे हैं, उसका पीडीएफ आप नहीं लिए हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मटेरियल नोट्स आपको सभी चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, वो 75 डीएलएड का प्रश्न देखने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको हम लोग पूरा प्रक्रिया आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और डेली जो आपकी क्लास होती है वो रात में 9 बजे से लाइव क्लास चलती है। ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। तो इस ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, तो आपको इसमें जुड़ने के लिए दोस्तों 351 का पेमेंट करना होगा। 351 का सिर्फ एक बार आपको पेमेंट करना है, कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगेगा इसमें। फिर आपको सभी पीडीएफ का नोट्स आपको मिल जाएगा, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और पीछे का जो भी क्लास हुआ है उसका वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे और डेली 9 बजे से लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। तो पेमेंट जो करना है वो फ़ोन पे करना है, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से इस नंबर पे आप पेमेंट कर दीजिए, फिर आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। आराम से 100% गारंटी है कि आपकी रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगी अगर हमसे तैयारी करते हैं आप तो, ठीक है। और यहाँ पर सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन डालते रहते हैं, वहाँ से भी आपकी रिवीजन होते रहेगा। तो ये कैरियर परिवार हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जा करके सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में तो हमारा ये आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी लोग आ जाइए दोस्तों, जितने लोग अभी देखते हैं, है ना, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जी हाँ, बालकों में सोचने की जो योग्यता है वो सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका है? जी हाँ, ये कथन किसका है दोस्तों, बताइए। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कथन है। तो ये कथन हो जाएगा आपका क्रो एंड क्रो महोदय का ये कथन है, यानी कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। क्रो एंड क्रो, ठीक है, यानी कि बालक में सोचने की योग्यता सफल जीवन की आवश्यक है। ये क्रो एंड क्रो का ये कथन है, याद रखिएगा। अतः संरक्षकों और शिक्षकों को बालकों में सोचने की योग्यता के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देश नहीं करता है? बताइए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देश नहीं करता है, नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर पढ़िए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन को निर्देशित नहीं कर रहा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। जी हाँ, ये जो मूल्यांकन किया जाता है शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, ये जो निर्देश नहीं कर रहा है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन जो है ये क्या है आपका? गलत ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से इसका अर्थ है, ठीक है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष इसमें शामिल होते हैं मूल्यांकन में। और यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्य पर बल दिया जाता है और अधिगम जो है वो मूल्यांकन शिक्षा पद्धति प्राप्ति के बाद किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर। कह रहा है कि कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप क्या कहेंगे, है ना। यानी कि जब कोई बच्चा है जो अपनी समस्या को क्या करता है, स्वयं हल कर लेता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। बताइए, बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, बच्चों को दंडित करेंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चों को दोबारा ऐसा करने को ना कहेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन यहाँ पर छाटिए और ए नंबर ऑप्शन भी आपका गलत है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि उसको बच्चे को हम शाबाशी देंगे, है ना, और बच्चे को क्या करेंगे? पुरस्कृत भी करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर हो जाएगा आपका।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 नंबर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप सभी के लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट किया जाए, है कि नहीं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी सर देख रहे हैं, मैडम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते सामाजिक शिक्षण को आप महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, क्या कारण है। तो ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों में समाजीकरण में सहायक है, बिल्कुल सही है ना। बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने के लिए, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यह सबसे आसान शिक्षण है, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चों के समाजीकरण काफ़ी ये सहायक होता है इसके वजह से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला प्रश्न है कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था। तो 80 का क्या होगा, पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो 80 का हो जाएगा आपका डोलार्ड और मिलर के द्वारा ये दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर, यानी कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन डोलार्ड और मिलर ने किया है। पुनर्बलन का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अनुसार व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए विशेष बल देना है, ठीक है। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत प्रशंसा हो गया, सामाजिक स्वीकृति हो गया, मान सम्मान हो गया, भोजन पानी, ये सब हो गया सकारात्मक, ठीक है। और नकारात्मक और इस एक और होता है आपका, जैसे कि बिजली के आघात हो गया, अपमान हो गया, डांट फटकार हो गया, डरावनी आवाज़, ये सब क्या होता है, तो नकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था। बताइए, बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित सबसे पहले किसने किया है। तो किसने किया है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। 81 का हो जाएगा दोस्तों आपका स्टर्न महोदय के द्वारा ये किया गया है। विलियम स्टर्न ने ही सबसे पहले बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि यानी कि IQ इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, IQ, बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया था। और बुद्धि लब्धि बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। बुद्धि लब्धि बराबर फॉर्मूला मैंने बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी नंबर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सके, है ना। चलिए, और अपने अपने दोस्तों को भी हमारे ग्रुप में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 28 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, आज हो गया 8 तारीख, अभी मात्र आपके पास 20 दिन समय बचा है, ठीक है। तो 20 दिन में आप जितना तैयारी करना है आप PDF लेकर के तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है कि सभी वीडियो को आप देख पाइएगा। मैं वीडियो दे दूंगा, आप 2-4 करके आप देख सकते हैं, है ना। पॉसिबल तो है, लेकिन आप उतना अगर, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, आपको स्कूल भी देखना है, घर में भी बच्चे को देखना है, सब चीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ PDF के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है, यानी कि सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसको कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कठिन काल कहा जाता है, सामाजिक समायोजन की बात कर रहा है ना। देखिए कठिन काल, देखिए किशोरावस्था को भी जटिल अवस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था के बाद के चरण को पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों और लड़कों दोनों के संदर्भ में, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए
और अगला सवाल चलते हैं आपका 83 नंबर, समावेशी शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समावेशी शिक्षा क्या सम्मिलित करती है, बताइए समावेशी शिक्षा में क्या सम्मिलित किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, ये तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, और इसके अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर, यानी कि सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, ठीक है, समावेशी शिक्षा से संबंधित है। ये देखिए तीनों में केवल केवल लगा हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केवल जिसमें भी लगा रहे ना, आप एग्जाम में भी ये मतलब कि गौर कीजिएगा कि केवल वाला ऑप्शन आपका 100% गलत ऑप्शन होता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका 84 नंबर, कह रहा है कि भाषा और एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को कहा जाता है। बताइए भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, जो सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से उत्पन्न होता है। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता, तो ये होता है दोस्तों, इसको कहते हैं आपको अफेजिया, है ना, यानी कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति। देखिए भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, और मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। डिस्फेजिया भी इसको कह सकते हैं या फिर अफेजिया भी इसको कहा जाता है। अनाफेजिया या फिर डिस्फेजिया दोनों एक ही चीज़ है। डिसकैलकुलिया अलग चीज़ है, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित होता है, डिसलेक्सिया आपको पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है, और डिस्ग्राफिया आपको लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा, चारों में से एक आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आपका छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। बताइए क्या होगा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका, तो 85 का हो जाएगा दोस्तों, अक्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ठीक है, ये सबसे अच्छा होगा। कह रहा है कि सीखना क्या है, तो सीखना तो एक प्रक्रिया है ना, सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह जटिल और बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया होती है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर, प्रश्न है कि किसी छात्र में, प्रश्न कह रहा है कि किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। जी हाँ, किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन कह रहा है कि अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता, या फिर तर्क संबंधी योग्यता, या पठन संबंधी योग्यता, या इनमें से सभी। 86 का आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी कि किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, तो यह छात्र अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये अमूर्त चिंतन इसका हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि छात्र में चिंतन संबंधी अवस्था किशोरावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 9 बजे से डेली लाइव क्लास होती है, और 9 बजे आप लोग खाना पीना खा करके बरियार होकर के तैयार रहिएगा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे के लिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 87 नंबर, 87 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन काफ़ी बड़ा बड़ा है, ऑप्शन बड़ा है तो इससे डरना नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा चारों ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछा गया है ना, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना
रखा जाना चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 नंबर। 88 प्रश्न कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में, जी हाँ ये 88 नंबर प्रश्न है ना, आप अपनी कक्षा में 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। जी हाँ 10 छात्र को आप अलग कर दिए और उनको क्या कर रहे हैं कि 3 महीना तक विकास का उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है, बताइए, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इस प्रकार का भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो 88 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ है। बी नंबर कह रहा है कि आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ है। कह रहा है कि सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सभी छात्रों में जो यहाँ पर विकास हुआ है वो अलग अलग दिशा में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, जी हाँ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, बताइए। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था, यानी कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक है, यानी कि वाइगोत्स्की जो थे ये पूर्व सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव की सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, और ये याद रखिएगा, है ना, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने ही, और जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। किशोरावस्था में ही बालकों का वास्तविक विकास होता है एवं इसी अवस्था में वह अपने साथी समूह के साथ सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है, बताइए। एक जो बालक है वो क्या कर रहा है कक्षा में कि बड़ा से भी तू तड़ाक करके बात कर रहा है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। ये बालक जो गलत व्यवहार कर रहा है इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, बताइए। ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। दूसरा है कि बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, ये भी काम नहीं करेंगे। कह रहा है कि बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों को भूलकर तू तड़ाक नहीं करेंगे। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। 90 का आंसर क्या होगा। बालक को समझाएंगे कि आप अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों को भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी भी बिल्कुल सही लग रहा है, और डी नंबर ऑप्शन है ना ये भी बिल्कुल सही लग रहा है कि आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। बताइए यहाँ पर क्या होगा। 90 का आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार सी नंबर। अब आपके बताइए कि आपके अनुसार यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी इसका ऑप्शन डी भी आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर सी ज़्यादा सही लग रहा है, तो सी पर ही हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। आपका जो आंसर दिया हुआ होगा ना उसमें डी लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पर आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, डी भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सी ज़्यादा सही लग रहा है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। 91 नंबर। 91 कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों, बताइए। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को, है ना, किसको, तो अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाना है, जो आवश्यक तत्व क्या है, तो 91 का हो जाएगा परिवार और पड़ोस। यानी कि परिवार जो होता है ना वो समाज की मूल इकाई मानी जाती है, और परिवार और पड़ोस से ही समाज का निर्माण होता है, और ये दोनों तत्व समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाते हैं, और इन तत्वों के अभाव में समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी कभी नहीं हो सकती है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था आपका 91 नंबर। अब चलते हैं 92 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है, बताइए। अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा
क्या कार्य करती है? तो इसमें अभिप्रेरणा का कार्य है छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। जी हाँ, अभिप्रेरणा का क्या कार्य है कि छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना है, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बताइए वीडियो कैसा लग रहा हो, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए हैं, पहली बार टपक गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 9 बजे से आपको डेली क्लास मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है 93 नंबर। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए? जी हाँ, आप एक टीचर हैं, है ना, तो आपको कौन से सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए सिखाने के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है कि इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, इससे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, या इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, या इससे समय की बचत होती है। 93 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, या ना। तो ये कौन से सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए? तो ऐसे सिद्धांत की जिसमें बच्चे को पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से आप समझा सके, तो आंसर हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 नंबर। 94 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? बताइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा वो सिद्धांत है जो यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? ये कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, बताइए, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सिद्धांत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, तो बताइए किसने दिया है अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत किसने दिया है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, ये क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में, है ना। तो ये जो इसके जो प्रतिपादक हैं वो जर्मनी के गेस्टाल्टवादी है ना, याद रखिएगा, ये जर्मनी के हैं और जर्मनी के हैं गेस्टाल्टवादी जो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न चलते हैं हम 95 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? बताइए प्रतिभाशाली बालक का कौन सा गुण नहीं होता है? विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। जी हाँ, देखिए कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना वो सभी चीज़ में आगे होते हैं, है ना। यानी कि सुस्त मानसिक प्रक्रिया कैसे रहेगा, है ना, उसका मानसिक प्रक्रिया तो काफ़ी तेज होगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। और प्रतिभाशाली बालक का जो बुद्धि लब्धि होता है, याद रखिएगा 130 से ज़्यादा होता है, इसी को कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चा। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर। कह रहा है कि लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च, जी हाँ, लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उसके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस समूह से संबंधित है दोस्तों, बताइए। यानी कि लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उसके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है, यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है? बताइए, उच्च वर्ग से है, या अनुसूचित जाति से, आदिवासी से, या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े से है? 96 का क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग में, है ना। उच्च वर्ग में ये चीज़ आपको ज़्यादा देखा जाता है कि उसके पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है ना, शादी ब्याह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना, तो उस पर बराबर का उस पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उसके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है, यह धारणा उच्च वर्ग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए नंबर। अगला है आपका 97 नंबर। कह रहा है कि भाषा की परीक्षा में, जी हाँ, किस परीक्षा में? तो भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा दोस्तों, बताइए, है ना। भाषा की परीक्षा है, आपको शब्द का जांच करना है, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच करना है,
तो आप किस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे बच्चा से, बताइए। ऑप्शन है कि अति लघु उत्तरीय पूछेंगे, या वस्तुनिष्ठ पूछेंगे, या निबंधात्मक पूछेंगे, या इनमें से सभी पूछेंगे। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चे से पूछेंगे हम, ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर। 98 कह रहा है कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जी हाँ, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है। जी हाँ, गलती तो हर कोई से होता है। कह रहा है कि किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? सिंपल क्वेश्चन यही है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ। तो इसका हो जाएगा आपको थॉर्नडाइक। जी हाँ, थॉर्नडाइक महोदय ही दिए हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बताइए, अब बताइए कि थॉर्नडाइक जो प्रयोग किए थे ये किस जानवर पर किए थे, है ना। तो ये मैंने कई बार बताया हूँ, सभी लोग कमेंट करके कि ये बताइए कि थॉर्नडाइक जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 99 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियम, जी हाँ, कौन सा वो नियम है जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है ना। अभी आपको बताए कि थॉर्नडाइक का जो नियम था वो आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। अब है कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित कौन सा नियम यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन है प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम, अभ्यास का नियम, या फिर तत्परता का नियम। कौन सा नहीं है? तो आत्मसात का नियम जो है ये आपको थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है, यानी कि बी नंबर गलत है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्योंकि गलत ही आपको पूछ रहा था, ठीक है। चलिए प्रभाव का नियम इनका है, अभ्यास का नियम भी है और तत्परता का नियम भी इन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर। चलिए हम लोग 100 तक लगा चुके हैं, ठीक है। इसी बात पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार, जी हाँ, जीन पियाजे महोदय के अनुसार किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। बताइए किस, वो कौन सी अवस्था है जब बच्चे में कौन सी चिंतन, तो परिकल्पनात्मक चिंतन विकास हो जाता है। बताइए, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्या होगा 100 नंबर का? देखिए पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, किस अवस्था में, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर आपका डी नंबर। देखिए पियाजे ना संवेगात्मक विकास की 4 अवस्था बताए थे आपको, है ना। पियाजे महोदय के द्वारा 4 अवस्था बताया गया है, और 4 अवस्था में जो परिकल्पनात्मक जो चिंतन का विकास होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपको एक चीज़ कमेंट करके बताना है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है ना। ये भी मैंने कई बार पीछे बता चुका हूँ। उम्र बताइए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 101 नंबर। प्रश्न है कि किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। बताइए, सृजनात्मकता का गुण होना चाहिए बालक में, तो क्या आवश्यक है उस बालक में? ऑप्शन है चिंतन का भाव होना चाहिए, या तार्किकता का भाव होना चाहिए, या कल्पनाशीलता होना चाहिए, या संवेदनशीलता होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा कल्पनाशीलता होना चाहिए बच्चे में, है ना। बच्चा में क्या होना चाहिए? कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए। तो वो हो जाएगा आपको सृजनात्मकता का गुण होता है उसमें, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए जिनको भी PDF के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर आप वहाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सभी PDF वीडियो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका 102 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए। जी हाँ, आप एक शिक्षक हैं तो विद्यालय में किन छात्र को अधिक महत्व देना चाहिए? उच्च वर्ग के बालक को अधिक महत्व दीजिएगा आप, या पिछड़े बालक को, या फिर अनुसूचित बालक को, या फिर सभी को महत्व समान देंगे? तो आप एक शिक्षक हैं और आपको सभी को समान महत्व देना है ना। किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, सभी को समान महत्व देना है, सभी को एक नज़र से देखना है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 103 नंबर। कह रहा है कि कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि प्रयोग करता है। जी हाँ, कोई बच्चा है और अपने द्वारा ही निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है, तो वो क्या कर रहा है? यानी कि समस्या समाधान के लिए, या फिर स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए कर रहा है, या फिर एक पक्षीय चिंतन के लिए कर रहा है, या फिर उपयुक्त सभी। 3 का हो जाएगा दोस्तों, समस्या को समाधान करने के लिए वो कर रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बच्चा काफ़ी तेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 104 नंबर। कह रहा है कि आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? बताइए, अधिगम प्रक्रिया की यानी कि सीखने की प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता कौन नहीं है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन है कि शैक्षिक संस्थान की ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्या शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है? बी है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या फिर अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। कौन सा यहाँ पर गलत है वो आपको बताना है। 4 का ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया एकमात्र यानी कि केवल, और जहाँ केवल लगा रहे तो वो वाला ऑप्शन आपका गलत होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर। प्रश्न है कि किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन क्या है ना? किसी बच्चे में दोस्तों पूर्व माध्यमिक स्तर पर, है ना, पूर्व माध्यमिक स्तर, है ना, प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन क्या है? माध्यमिक क्या होता है? 9 और 10 होता है ना, तो पूर्व माध्यमिक क्या हो जाएगा? 6 to 8 हो जाएगा आपका। तो इसमें कौन सा प्रक्रिया सरल बनाने के लिए होगा? तो 105 का हो जाएगा अनुबंधन, है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। यानी कि किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन अनुबंधन है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर 106 नंबर। कह रहा है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? दोस्तों ये कथन है, और वो कौन महोदय है जिनका ये कथन है? 106 का हो जाएगा आपका ड्रेवर। जी हाँ, ड्राइवर नहीं है, ड्रेवर है ना, याद रखिएगा ड्रेवर। तो ड्रेवर के अनुसार विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राणी निरंतर आगे की ओर अग्रसर होता रहता है ना। एक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है तो आगे ही बढ़ेगा, है ना, मतलब कि क्या हुआ? ड्रेवर के अनुसार, है ना। तो विकास जो होता है क्या होता है? निरंतर वो आगे की ओर अग्रसर होता रहता है, एवं एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु प्राणी प्रगतिशीलता पूर्वक उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है, और वह लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यवहारिक तौर पर प्राणी को लक्ष्य तक पहुंचाने का व्यापक सहायक होता है। दोस्तों तो शिक्षा सभी को काफ़ी जरूरी है। चलते हैं हम अगले प्रश्न आपका 107 नंबर। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर, जी हाँ, किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप में एक कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, या धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, या विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, या शिक्षण पद्धति के ज्ञान की दक्षता होनी चाहिए? तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? आप एक शिक्षक हैं तो आपके अंदर धैर्य बहुत ज़रूरी है और दृढ़ता भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सब भी आपका ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप ज्ञान के आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें ज्ञान नहीं हो, ये भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है धैर्य और दक्षता। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 108 नंबर। 108 प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में, है ना, चलिए एक अच्छा शिक्षक आप लोग को बना कर ही छोड़ेंगे। कह रहा है कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद, यहाँ पर बुद्धि परीक्षण है, थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है ना, तो इसको आप सही कर लीजिएगा थोड़ा सा टाइपिंग में। कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? बताइए, एक अच्छे शिक्षक के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन कह रहा है
आंसर हो जाएगा, मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, आपको देखने में काफ़ी बोरिंग फील होगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है कि परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चे का चयन कर उसे कठिन कार्य करने से रोकना, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन करके उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना चाहिए। और एक अच्छे शिक्षक की यह पहचान होती है कि वह कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें सार्थक और आसान तरीके से विषय के बारे में अवगत कराए ताकि वे अपने स्तर से उस विषय से अवगत हो सके। ठीक है, तो ये एक होता है एक अच्छा शिक्षक। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 109 नंबर। कह रहा है कि बाल विकास एक क्षेत्र है। जी हाँ, बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें क्या क्या होता है, बताइए। बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें क्या क्या होता है, तो उसमें क्या क्या होगा दोस्तों। संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यता के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, है ना। यानी कि बाल विकास को मानव की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक स्थितियों की बुद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर भैया डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं आपका 110 नंबर। 110 कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, तो बच्चों के सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक का विकास करना चाहते हैं। तो आप किसका चुनाव करेंगे, है ना। तो आप किस चीज़ का चुनाव करेंगे, तो 110 का आंसर हो जाएगा बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। जी हाँ, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। शारीरिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, क्योंकि बच्चे खेलेंगे तो एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, है ना, उससे संवेगात्मक विकास भी होंगे। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर। ठीक है, बी नंबर होगा आपका। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है। विद्यालय का वातावरण किस प्रकार की भांति है, तो उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है दोस्तों, यानी कि ये जो कथन है किसका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11 का हो जाएगा। ये जो कथन है वो फ्रोबेल महोदय का है। ठीक है, किसका है, फ्रोबेल महोदय का है ये कथन। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 112 कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब होता है। शेड्यूल कास्ट तो एससी हो जाएगा आपका, है ना, तो एसटी होता है शेड्यूल ट्राइब, यानी कि एसटी अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। कौन सी समस्या नहीं है एसटी के बालकों की, है ना, तो 112 का हो जाएगा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। ठीक है, यानी कि इसकी समस्या ये नहीं है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर। चलते हैं अगले सवाल आपका 113 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेरणा के संबंध में, किसके संबंध में, प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक है। 113 का हो जाएगा आपका हेनरी मरे। जी हाँ, ये जो सिद्धांत प्रतिपादक है वो कौन है, ये सिद्धांत के प्रतिपादक तो हेनरी मरे हैं आपका। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर। कह रहा है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। जी हाँ, तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है, 14 का हो जाएगा जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। 14 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर 115 नंबर। 115 प्रश्न कह रहा है कि विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है।
विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन। दोस्तों देखिए, मैं जितने भी प्रतिपादक हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, मैंने अलग से वीडियो करवा दिया हूँ। उसमें लगभग मैंने 150-200 सिद्धांत आपको करवा दिए हैं, पूरा करवा दिए हैं, A to Z करवा दिए हैं। आप देख लीजिएगा उसको, आपको सभी PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको तैयारी कर लीजिएगा। वहाँ से 1-2 प्रश्न फिक्स है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो हमारा नंबर आप नोट कर लीजिएगा 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ये हमारा कॉलिंग का भी नंबर है। आप इस पे बात भी कर सकते हैं और हमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे नंबर पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि इसके प्रतिपादक कौन थे, तो बताइए दोस्तों। 115 का आंसर हो जाएगा आपको, इसके जो प्रतिपादक है वो हो जाएगा ब्रिजेज, है ना। क्या हो जाएगा? ब्रिजेज हो जाएगा आपका 115 का, ठीक है। और ये 1932 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1932 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं हम, आपका 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा असहनशीलता। जी हाँ, असहनशीलता जो है ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। दोस्तों यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर स्वलीन चिंतन। सभी लोग अपना अपना कमेंट जरूर करते चलिए लाइव चैट में, ठीक है। 17 का आंसर हो जाएगा आपका स्वलीन चिंतन जो है ये यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर प्रश्न है कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो हो जाएगा विल्हेम वुंटे थे संरचनावाद के प्रवर्तक, है ना, विल्हेम वुंटे, ठीक है। यानी कि मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र से पृथक करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है, और संरचनावाद के प्रवर्तक जो हैं वो विल्हेम वुंट हैं, यानी कि आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। 119 नंबर है कि कौन सा वो तत्व है जो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। बताइए, अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका संवेग। जी हाँ, संवेग जो है यानी कि मानव व्यवहार को निर्देशित करने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। और मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता, अंतर्नोद एवं प्रोत्साहन या लक्ष्य को अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 प्रमुख क्रमिक तत्व बताए हैं। तो यहाँ पर संवेग हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन गलत है, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 नंबर प्रश्न। 120 कह रहा है कि भय का संवेग निम्न किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। भय का संवेग दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? प्रतिकर्षण से, युत्सा से, या फिर शरणागत से, या फिर पलायन से। तो 120 का हो जाएगा ये पलायन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आंसर नंबर डी। यानी कि मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कि मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं, और वो कौन जुड़ा हुआ है? तो पलायन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 121 नंबर प्रश्न है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बताइए, है ना, संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और संवेग संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। यानी कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आंसर नंबर आपका बी नंबर छपेगा प्रश्न एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 122 नंबर।
122 नंबर बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। फिर से आ गया कथन वाला प्रश्न, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, है ना। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। जी हाँ, एक शिक्षिका है अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, तो कैसे संबोधित करेगी, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व दे करके। ठीक है, और अगला ऑप्शन है कि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, या फिर विभिन्न अधिगम शैलियों का समायोजन करके, या फिर मान निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित कर करके। तो 122 का आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, देखिए मानदंड निर्धारित करके, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, आपका बिल्कुल सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 123 भी आपका इसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ भी कथन आपको चुनना है कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कथन वाला प्रश्न, आप इस पर जोड़ थोड़ा सा दीजिएगा, पीडीएफ लेकर के इसको एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, तभी ये आपका कंप्लीट हो पाएगा। और क्योंकि ये कथन वाला प्रश्न आपको 3 4 5 आपको प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो कथन वाला प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका यहाँ पर से थोड़ा सा इसका कल्याण हो जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि विद्यालयों में शिक्षार्थियों की असफलता के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो असफल क्यों होते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। अगला है कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। सी है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो। देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो आपका ऐसा ही गलत लग रहा था आपका, है ना। तो यहाँ पर देखिए, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। बताइए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है। देखिए हमारे अनुसार कौन सा ऑप्शन, आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। वो 1 नंबर ऑप्शन तो आपका ऐसा ही गलत हो गया। कह रहा है कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि विशेष जाति जो होगा वही असफल होगा, है ना। असफल तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी नहीं हो सकता है कि नहीं। तो ये नंबर ऑप्शन अब आपका गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। पुरस्कार से क्या संबंध है, पुरस्कार से उसको क्या संबंध है। बी नंबर ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ही गलत बात है। सी नंबर है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उसके लिए सार्थक हो। बिल्कुल ये आपका सही हो सकता है, बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उस तरीके से उसको ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, इसके वजह से वो असफल हो रहा है ना। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है कि सभी बच्चों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए हमें, यानी कि सी और डी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आपको देखिए, आपको जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने उसको देखा था, बाद में सी दे दिया था। सी आपका ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आप बी कर लीजिएगा। ठीक है, सी और डी यहाँ पर सही है। अगला चलते हैं आपका 124 नंबर। 124 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक यह महत्वपूर्ण है। जी हाँ, विद्यार्थी को आप स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, है ना, तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, है ना, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि एकदम दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, तब जाकर के सही होता है। बताइए क्या होगा 124 का। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का पुनरीक्षण करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है ना, इसको आप टिक करके निकल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है और उसके बाद ही आपको जवाब देना है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं, आपका 125 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई शिक्षिका, जी हाँ, कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, जी हाँ, कोई शिक्षिका चाहे कि उसका जो विद्यार्थी है समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या होना चाहिए, बताइए। तो विद्यार्थी को किस क्रियाकलाप में लगाना चाहिए? तो 25 का हो जाएगा दोस्तों, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, यानी कि आंसर नंबर डी आपका 100% सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर, ठीक है। यानी कि प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में किसी विषय के बारे में ज्ञान की वृद्धि होती है, तर्क से उसकी अवधारणात्मक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेना शिक्षा का कार्यात्मक रूप है, यानी कि इन सब से विद्यार्थी समस्या का समाधान कर सकता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका 126 नंबर। 126 प्रश्न कह रहा है कि TAT द्वारा बनाया गया है। TAT परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया है? ये मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, आप लोग को कमेंट करना है, मैं नहीं बताऊँगा, है ना। मैंने कई बार बताया हूँ कि TAT जो परीक्षण है ये किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन है रोसार्क, अल्पोर्ट, मैस्लो या फिर मरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए TAT है ना, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की विधि है, ठीक है, और जिसका निर्माण जो है वो मर्रे एवं मॉर्गन द्वारा किया गया था, यानी मर्रे एवं मॉर्गन। चलिए मैं बता ही देता हूँ, है ना, मर्रे एवं मॉर्गन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1935 में किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे, अभिप्रेरण कहेंगे, कुंठा कहेंगे या फिर आक्रामकता कहेंगे? तो 127 का क्या होगा? देखिए, जब किसी व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारित के व्यवहार में बाधा उत्पन्न होती है तो वह प्रक्रिया कुंठा कहलाती है। क्या कहलाती है? कुंठा कहलाती है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका। अगला प्रश्न है 128 नंबर, कह रहा है कि आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? बताइए, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन है वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या फिर समाज। तो 128 का क्या होगा? आपका आंसर नंबर हो जाएगा आनुवंशिकता, है ना। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आनुवंशिकता, यानी कि आपके परिवार में अगर किसी का है तो आपका भी उस प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 129 नंबर। प्रश्न है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? जी हाँ, आधार आयु किसके मापन से संबंधित है? रुचि से है, व्यक्तित्व से है, बुद्धि से है या फिर अवधान से है? 129 का हो जाएगा बुद्धि से है, यानी कि आधार आयु का मापन बुद्धि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है और सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 130, कह रहा है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र द्वारा आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है। जी हाँ, जो टीचर है उसको क्या लगाया गया? डांट लगाया गया स्कूल में, क्लास में। तो वो क्या करता है? घर में आकर के अपनी छोटी बहन पे गुस्सा करता है। तो यह किसका उदाहरण बनता है? बताइए, ये उदाहरण किस प्रकार का उदाहरण है? यानी कि ये विस्थापन का उदाहरण है, उदात्तीकरण का है, रूपांतरण का है, प्रतिक्रिया निर्माण का है। आप लोग भी कभी ऐसे किए होंगे, है ना। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? 130 का क्या होगा? देखिए 130 का आंसर हो जाएगा, ये विस्थापन का उदाहरण है। यानी कि शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर छात्र द्वारा घर आकर के अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारना विस्थापन का उदाहरण होता है, क्योंकि यहाँ वह अपने गुस्से का इजहार ठीक उसी प्रकार करता है जैसे उस पर स्वयं बीत चुका है ना। यानी कि उस पर क्लास में बीता और वही वो गुस्सा आकर के निकाल दिया अपनी छोटी बहन पर, यानी कि हो गया विस्थापन का नियम, ठीक है। चलिए, विस्थापन का उदाहरण। अगला प्रश्न है आपका 131 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बताइए, विकास का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर नहीं है? विकास
संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। देखिए आप लोगों ने आंसर जवाब दे दिए हैं, है ना। मैंने इस पर बहुत बार जोर दिया हूँ कि केवल वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ही गलत होता है, यानी कि आंसर नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। यानी कि विकास जो है केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यह बाल विकास सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगला है 132 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। जी हाँ, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता ये है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, यानी कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, और यही बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है आपका। अगला सवाल है 133 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिंग यानी कि जेंडर पक्षपात किस ओर संकेत करता है? यानी कि जो लिंग जो पक्षपात किया जाता है, लड़का लड़की में भेद किया जाता है ना, ये किस ओर संकेत करता है? बताइए ये किस ओर संकेत करता है दोस्तों? तो 133 का हो जाएगा, यानी कि लिंग यानी कि जेंडर पक्षपात जो है ये सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करने की ओर संकेत करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा भैया आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए वीडियो सभी लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, आप डेली क्लास लेना चाहते हैं तो 9 बजे से आपका डेली लाइव क्लास मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों 7857824310 नंबर पे। तो आप इस पर मैसेज कीजिए, आपको यहाँ पर ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और आपको पीडीएफ नोट्स आपको सभी चीज़ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले सवाल 134 नंबर प्रश्न है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आप जो है एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, और उसके रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। जी हाँ, यानी कि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं विद्यालय। कह रहा है कि आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक है, यानी कि आप उस समय क्या कर सकते हैं, आपके द्वारा क्या किए जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, यानी कि आंसर नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 134 का। ठीक है, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराना एक उच्च प्राथमिक शिक्षक हेतु प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे बच्चों के लिए बेहतर होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सही आपका। चलते हैं 135 नंबर प्रश्न है कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों की बहुत अंतर होता है। जी हाँ, समान आयु के बच्चों में भी आकृति का, योग्यता का, स्वभाव का, रुचि का, इन बातों का क्या होता है? अंतर होता है। सभी बच्चों में एक समान थोड़ी होता है, अलग अलग होता है। कह रहा है कि इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इस संदर्भ में विद्यालय की जो भूमिका है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यानी कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार ही अवसर मिले, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 136 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है? बताइए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हाँ, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है? बताइए दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 136 का हो जाएगा, कर्ट लेविन ने दिया है आपको। ठीक है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन द्वारा दिया गया है, और इस सिद्धांत में क्या होता है कि मनुष्य तथा उसके सीखने की प्रक्रिया को निरपेक्ष न मान करके सापेक्ष माना जाता है। साथ ही अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक बल दिया जाता है। तो ये हो जाएगा कर्ट लेविन के अनुसार मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत। नोट कर लीजिएगा भैया। अगला सवाल है आपका 137 नंबर।
नंबर कह रहा है कि पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है, यानी कि संवेगात्मक जो क्रांति है ये किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 137 का हो जाएगा आपका किशोरावस्था, यानी कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के उम्र में होता है संवेगात्मक क्रांति की अवस्था, इसको कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 138 नंबर प्रश्न है कि किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो कई बार आपको बताए हैं, जो गलत बताएंगे तो सोच लीजिएगा फिर, है ना, गलत नहीं बताना है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है बताइए। बहुत बुद्धि है उसके पास, है ना, गार्ड के पास क्या होता है, बहुत बुद्धि होता है ना, बहुत तरह के आदमी आता है तो गार्ड के पास बहुत बुद्धि होता है, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया है। और उनका विचार था कि बुद्धि का स्वरूप जो है वो एकांकी न होकर के बहुकारकीय होता है, अतः यानी कि अब तक बुद्धि के प्रकारों की खोज हो चुकी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 139 नंबर कह रहा है कि निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देना चाहिए। निचली कक्षा में यानी कि जो प्राथमिक स्कूल का जो बच्चा है ना, वहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं तो किस चीज़ की प्राथमिकता देनी चाहिए, व्याख्यान विधि को, दत्तकारी को, कहानी कथन को, या फिर समूह चर्चा को। तो 139 का हो जाएगा आपका कहानी कथन। बच्चों को कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका 140 नंबर प्रश्न है कि युवा जो है अधिगमकर्ताओं में, है ना, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का धोतक नहीं है। पढ़ने में कठिनाई का धोतक कह रहा है नहीं है। अब ऑप्शन देखिए कौन सा नहीं होगा। 40 का आंसर हो जाएगा पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। आंसर नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि युवा अधिगमकर्ताओं में पठन गति प्रवाह पढ़ने में कठिनाई का धोतक नहीं है। अक्षर व शब्द अभिज्ञान विचारों को समझने में कठिनाई तथा स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई पढ़ाई में कठिनाई का धोतक होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, नहीं पूछ रहा था। अगला है 141 नंबर कह रहा है कि मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। बताइए वो कौन सी अवस्था है जिसको सुनहरी अवस्था कहते हैं दोस्तों। हाँ, तो सुनहरी अवस्था किसको कहेंगे, शैशवावस्था को, या बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को। तो सुनहरी कहा जाता है बाल्यावस्था को, है ना, बाल्यावस्था को कहते हैं सुनहरी अवस्था। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर प्रश्न है कि वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, वो कौन सी विशेषता है जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आमने सामने अंतःक्रिया, या वैयक्तिक जवाबदेही, या कार्यों पर जोर, या शिक्षक केंद्रित। क्या होगा, 142 का हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। जी हाँ, शिक्षक केंद्रित इसके सीमा में नहीं है, यानी कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में आमने सामने अंतःक्रिया, वैयक्तिक जवाबदेही एवं कार्यों पर जोर को शामिल किया गया है। शिक्षक केंद्रित इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 143 है कि सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है। बताइए सृजनात्मकता के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है कि सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। बताइए कौन सा यहाँ पर गलत है। तो 143 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सृजनात्मकता और बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, ये गलत चीज़ है। ठीक है, ये साथ साथ नहीं चलते हैं। ठीक है, तो 143 का हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं हम 144 नंबर। प्रश्न है कि एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद के बारे में आपको बताना है। एक सिद्धांत के रूप में एक निर्मितिवाद क्या होता है। तो निर्मितिवाद होता है दोस्तों अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि निर्मितिवाद की पृष्ठभूमि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा मस्तिष्क आधारित शोध का अधिगम पर प्रभाव है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। अब चलते हैं 145 नंबर प्रश्न है कि अधिगम
कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। जी हाँ, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, इसीलिए कठिन है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना तत्परता कहलाता है, किंतु इसका आकलन करना एक शिक्षक के लिए कठिन होता है। क्योंकि इसमें सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। नेक्स्ट है आपका 146, कह रहा है कि हम में से कुछ लोग, जी हाँ, हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, और कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ मजबूत हैं, कुछ कमज़ोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यानी कि हम में से कुछ जो लोग हैं, कुछ लंबा है, कुछ छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई मजबूत है, कोई कमज़ोर है ना। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो कथन है, किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? यानी कि यह स्थापित किया गया है। तो 146 का क्या होगा? सी नंबर, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नता है। सभी व्यक्ति में क्या है? विभिन्नता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला है आपका 147 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। संपुष्ट कार्यक्रम किस में जरूरी होते हैं? कमजोर अधिगमकर्ता के लिए, या फिर प्रतिभाशाली बालक के लिए, या फिर साधारण बालक के लिए, या शारीरिक रूप से अयोग्य बालक के लिए? तो संपुष्ट कार्यक्रम किसके लिए जरूरी होता है? तो जिन बालकों की बुद्धि जो है वो सामान्य बालक से अधिक होती है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, और इन बालकों के लिए संपुष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक के लिए होता है संपुष्ट कार्यक्रम। अगला है आपका 148 नंबर, कह रहा है कि चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा गलत कथन है? दोस्तों बताइए, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ज्ञान और अनुभवों की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता और लचीलापन, कम बुद्धि और ज्ञान। 148 का क्या होगा? तो कम बुद्धि और ज्ञान, ये जो है कथन गलत है, यानी कि आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए 500-600 आप लोग लाइव हैं, 100-200 मात्र यहाँ पर लाइक रहता है। सभी लोग लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसके बाद आप लोग को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी होती है। ठीक है, स्टेट आपका आने वाला है, स्टेट की भी तैयारी करवाई जाएगी। बिहार एसएससी की बहुत जल्द आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपके जो भी दोस्त हो, मित्र हो, उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ से अगर आप, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, तो पीडीएफ लेकर के आप फटाफट उसको तैयारी कर लीजिएगा। 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। डीएलएड की, समान अध्ययन की, रीजनिंग की, मैथ की, करेंट अफेयर की, सारा चीज़ का आपका। ठीक है, हमारा नंबर है 7857824310। ठीक है दोस्तों, तो इस पर नंबर को नोट कर लीजिए, 7857824310, और इसी पर आपको सारा चीज़ मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर था। अब चलते हैं 149 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? तो वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? गलत कथन बताना है आपका। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा होगा? तो गलत कथन हो जाएगा आपका, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें गलत है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, 149 का। यानी कि वंशानुक्रम से तात्पर्य क्या है? कि शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से है, जो माता पिता से प्राप्त होता है, और इसमें रुचि, अभिवृत्ति आदि की संवेगात्मक भावनाएं समाहित नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। आज का लास्ट प्रश्न है आपका 150 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है? बताइए, रचनात्मक आकलन का अंत क्वेश्चन है, तो अंत भला तो सब भला, अंत वाला क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। बताइए कि कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? ऑप्शन है दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि प्रश्न, प्रश्न व खेल। क्या होगा?
तो इसका सभी लोग कमेंट करके बताइए। 150 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, वो हो जाएगा आपका दत्त कार्य। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज का टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इसका आंसर दिया गया है। आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा। एक OMR सीट खरीद लीजिएगा ना, एक OMR सीट मार्केट में मिलता है 5-10 रुपया में। उसके बाद इसको टेस्ट दीजिएगा, जो आपको PDF दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ से वीडियो देखिए, उसके बाद उसका टेस्ट दीजिए, फिर देखिए आपको कितना विकास होता है आपके, है ना। चलिए तो ये रहा आज का टेस्ट दोस्तों। और ये नंबर आप दिख रहा है 7857824310, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो मात्र एक बार, सिर्फ एक बार 351 का पेमेंट करना है। और जब तक एग्ज़ाम ना हो, अभी आपकी एग्ज़ाम का डेट 28 जुलाई है, तो 28 तक तो चलेगा ही। अगर डेट बढ़ेगा, मान लिया जाए बढ़ने की चांस लग रहा है, तो आगे भी आपको उसी मतलब करवाया जाएगा, अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको सभी PDF मिल जाएगा, 176 तक हो गया, 76 PDF मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, सभी वीडियो मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। डेली 9 बजे से क्लास भी मिलेगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन डालते रहते हैं, वहाँ से भी आपका रिवीजन होते रहेगा। तो जो लोग पेमेंट करेंगे तो गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है इसी पे करना है। और जो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसी नंबर हमारा व्हाट्सएप पर आप जरूर भेज दीजिएगा, जहाँ आपको जोड़ देंगे हम ग्रुप में, और आपको सभी मटेरियल 5-10 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सहयोग करें, ताकि आप सभी के लिए भी मैं निरंतर क्लास लेते रहूं। ठीक है, चलिए। और हमारा जो आपका दोस्तों जो हमारा कैरियर परिवार, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, है ना। वहाँ पर आपको जो भी आगे क्लास होगी, है ना, वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा टेस्ट नंबर 76। आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में कल। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो ये नंबर आपको दिया गया है ना। और फिर हम मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।